तो आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना के बारे में। यह हमारा पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने थोड़ा सा बेसिक समझा। दूसरे पार्ट में अब जो है हम ये समझेंगे कि ये जो परमाणु संरचना है इसके बारे में हमें एक साथ तो पहले तो पता नहीं चला। एक एक वैज्ञानिक आते गए जिन्होंने जो है अपना सिद्धांत पेश किया और इससे जो है हमें परमाणु के बारे में सही और सटीक जानकारी इस तरह से मिलती चली गई कि उसके बारे में आज हम बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। तो जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु संरचना का सिद्धांत पेश किया वो थे जॉन डाल्टन। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु का सिद्धांत पेश किया। उनका मानना था कि परमाणु जो है ये सबसे सूक्ष्म कण है, किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण, जिसको ना तो विभाजित किया जा सकता है ना ही तोड़ा जा सकता है। एक और चीज़ उनकी इसमें क्या था कि जब उन्होंने ये सिद्धांत पेश किया तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है गलत भी साबित हुई, लेकिन जो सिद्धांत उनका जो सही साबित हुआ उसके बारे में हो सकता है हमको सवाल पूछे। तो याद रखना है कि जो परमाणु है ये रासायनिक अभिक्रिया में जो है भाग लेता है, ये आपको याद रखना है। जब ये रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, किसी भी तत्व के रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, तो इसके जो गुण है पहले तत्व के समान ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, रासायनिक क्रिया यानी कि केमिकल एक्शन मतलब कि कौन सी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पानी का भाप बन जाना, पानी का बर्फ़ बन जाना। तो इसमें जब वो केमिकल इसमें जो है चेंजेस हो रहे हैं तो इस प्रोसेस में जो उस तत्व के गुण है उसमें समान रहेंगे। तो ये जो चीज़ थी, ये जो सिद्धांत था उनका, ये सही साबित हुआ। उन्होंने जो है 1803 में द्रव्य की संरचना के बारे में जो है मूलभूत अपने विचार पेश किए। तो उन्होंने कहा था कि जो परमाणु है इसे ना तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इतनी चीज़ें जो है आपको याद रखना है। कैथोड रे ट्यूब के अंदर में हमने जो है कैथोड रे को प्रोड्यूस किया। इस ट्यूब के ऊपरी सिरे में जो है हमने एक वैक्यूम पाइप को कनेक्ट किया ताकि इसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जा सके। यानी कि वैक्यूम का मतलब क्या होता है? तो वैक्यूम का मतलब होता है हिंदी में निर्वात। आसान भाषा में कहेंगे तो खाली जगह जिसके अंदर में कुछ भी नहीं होता। अब इस ट्यूब के कैथोड वाले सिरे पर हमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है कनेक्ट किया। उसके बाद में जो ट्यूब का एनोड वाला मतलब के सिरा है इस पर हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में इसे कनेक्ट किया। अब हमने ये देखा इसमें कि नॉर्मल टेम्परेचर में यानी कि इसके अंदर में जब गैस थी तब इसमें से इसने कोई भी करंट इसके अंदर से फ्लो नहीं होने दिया। फिर हमने क्या किया, इसमें से जो प्रेशर था इसे कम किया। और प्रेशर को कितना कम किया, हमने इसे लेकर गए 0.0001 mmHg तक। इसी के साथ हमने इसके सिरों पर जो है एक सिरे पर 10,000 वोल्ट से लेकर 20,000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, इसे हम 10,000 को 10 kV भी बोल सकते, 10 किलो वोल्ट से लेकर 20 किलो वोल्ट का जो है विद्युत विभवांतर इसमें हमने क्रिएट किया। और जब हमने कैथोड किरण को जो है इमिट किया यानी कि प्रोड्यूस किया, तो हमने देखा कि ये जो किरण है कैथोड किरण या कैथोड रे, ये
आकर्षित होती चली गई किसके तरफ, एनोड की तरफ, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इससे हमें ये पता चला कि ये जो किरण है ये कौन सा चार्ज कैरी किए हुए है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आवेश जो है इसने कैरी किया हुआ है। अब हम कैथोड रेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जब हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान ही इसके आगे में एक ऑब्जेक्ट को रखा तब हमने देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर में जब कैथोड रेस इसके साथ में टकराई तो इसकी जो परछाई है इसके पीछे में हमें दिखाई दी, इसकी उस ऑब्जेक्ट की, है ना। परछाई हमें कब दिखती है, जब रेस एक लाइन में ट्रैवल करती हो सीधी। तो इससे हमने ये अनुमान लगाया, ये हमें इससे पता चला कि ये जो कैथोड रेस है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जब हमने इसके पाथ मतलब कि इसके रास्ते में हमने एक व्हील को रखा तो हमने देखा कि ये व्हील जो है जब इसके ऊपर में जो है कैथोड रेस इसके साथ इसके ऊपर में टकराई तो ये व्हील घूमने लगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये जो कैथोड रे है इसके अंदर में कुछ पार्टिकल्स मौजूद है और कुछ काइनेटिक एनर्जी भी जो है इसके अंदर में समाई हुई है। इसी वजह से जो है ये व्हील घूमने लगा। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी में हमने देखा कि जब हमने एक सिरे पर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड वाली प्लेट को रखा तब इसके जो ये जो रे है ये अट्रैक्ट हुई किसके तरफ, पॉजिटिव की तरफ। इससे हमने ये जाना कि वो जो पार्टिकल इस रे के अंदर में, इस किरण के अंदर में मौजूद है ये कौन सा चार्ज कैरी किए हुए है, नेगेटिव चार्ज, तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इसकी चौथी प्रॉपर्टी में जो है हमने देखा कि जब एक सिरे पर हमने मैग्नेट रखा तब कैथोड रे जो है ये मैग्नेट के तरफ आकर्षित हो गई। इससे हमें ये पता चला कि कैथोड रे पर जो है मैग्नेट का प्रभाव पड़ता है, मैग्नेट का इफ़ेक्ट होता है ना, तभी तो ये अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट होगी या फिर भटक गई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कैथोड रे के बारे में, कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो आप यहाँ से अच्छे से समझ पाए होंगे। जो दूसरे वैज्ञानिक हैं उनका नाम है जे थॉमसन। ठीक है, तो जैसा मैंने इसके पहले के वीडियो में आपको बताया था, जे थॉमसन ने जो है किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी, है ना। सबसे पहले जो है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करने वाले व्यक्ति भी जो है जे थॉमसन ही थे, ये भी आपको याद रखना है। तो जे थॉमसन ने जो है उनका सिद्धांत क्या था, तो ऐसा आपको सवाल पूछ सकते हैं। उनके सिद्धांत के बारे में बस आपको याद रखना है कि उन्होंने क्या सिद्धांत पेश किया था। उन्होंने बताया था कि जो परमाणु होता है वो एक तरबूज के जैसे होता है, उसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, स्थायी होते हैं। स्थायित्व का सिद्धांत पेश किया किन्होंने, जे थॉमसन ने। उनका मानना क्या था कि जो परमाणु है उसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जैसे तरबूज के अंदर में बीज होते हैं वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर में फिक्स्ड होते हैं, स्थायी होते हैं, स्थायी रूप में होते हैं, ऐसा उनका मानना था। फिलहाल अभी तक जो है न्यूक्लियस की खोज हुई नहीं थी, नाभिक की खोज हुई नहीं थी। तो इसीलिए जो है आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है कि उनकी सोच क्या थी और आपको जो है उनकी सोच में जो सुधार होते गया वो भी याद रखना है। अब हम बात करते हैं अर्नेस्ट रुदरफोर्ड के बारे में। तो ये जो वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट रुदरफोर्ड, इनका जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था। 1894 में जो है इनको मौका मिला किसके साथ में काम करने का, जो
मशहूर वैज्ञानिक, हमने इसके पहले जिनकी बात की जे थॉमसन, उनके अधीन प्रयोग करने का या शोध करने का मौका मिला। इन दोनों ने साथ मिलकर काम किया। 1908 में जो है रुदरफोर्ड को, अर्नेस्ट रुदरफोर्ड को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके किस योगदान के लिए, उनके किस प्रयोगों के लिए? तो नाभिकीय भौतिक विज्ञान में उनके प्रयोगों के लिए जो है उनको 1908 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। रुदरफोर्ड ही वो इंसान थे जिन्होंने किसका पता लगाया? न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, परमाणु के अंदर नाभिक का। इसके बाद में इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कुछ इस तरह से है, मानो जैसे कि सूर्य हमारा सौर मंडल, सौर मंडल में जैसे सूर्य है उसके अराउंड जैसे मतलब कि ये ग्रह घूमते रहते हैं, उसी तरह ये जो हमारा नाभिक है ये हमारा क्या है? सूर्य है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये उस ग्रह की तरह है जो सूर्य के इर्द गिर्द जो है घूमते रहते हैं एक वृत्ताकार पाथ पर। और उन्होंने बताया कि ये जो मतलब के इलेक्ट्रॉन्स है एक स्पेसिफिक कक्षा में जो है अपने घूमते रहते हैं। उन्होंने ही बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है एक आवेश इनके अंदर में ये समाहित किए हैं, नेगेटिव चार्ज। तो अब हम जो है रुदरफोर्ड ने कौन सा प्रयोग किया उसके बारे में जानेंगे। रुदरफोर्ड ने जो है सोने की पतली सी पन्नी पर अल्फ़ा किरणों की जो है बौछार की। सबसे पहले ये भी चीज़ याद रखना है आपको कि रुदरफोर्ड ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणों के बीच का फ़र्क बताया था। तो जब इन्होंने अल्फ़ा किरणों की बौछार की सोने की पतली सी पन्नी पर, तो उन्होंने उस पर कुछ प्रभाव देखे। उस पर क्या प्रभाव पड़े? सबसे पहले तो उसके बाहर जो है कुछ किरणें जो है बाहर निकल गई, मतलब कि कुछ जो कण थे वो बाहर निकल गए बिना विक्षेपित हुए। उसके बाद में दूसरा जो है उन्होंने उस पर प्रभाव देखा कि कुछ किरणें जो है या उसमें जो कण है, पार्टिकल्स है, वो टकराकर जो है वापस आ गए। कितने? 180 डिग्री पर, मतलब कि एक सीधे लाइन में गए और सीधे लाइन में वापस आ गए टकराकर। ये दूसरा प्रभाव उन्होंने इसमें देखा। इसके बारे में हम आगे में समझेंगे, अभी तो फिलहाल कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके समझेंगे। अब जो प्रभाव हमने देखे उस पर जो है कुछ निष्कर्ष निकाला गया। और सबसे पहला निष्कर्ष क्या निकाला गया कि अधिकांश जो भाग था किसका? कणों का, वो क्या था? खोखला था। ये पहला निष्कर्ष उन्होंने निकाला। उसके बाद में जो दूसरा निष्कर्ष था उसमें उन्होंने बताया कि जो विक्षेपित हुए कण है, टकराकर जो वापस आए है ना, उन कणों के बारे में उन्होंने बताया ये इसलिए हुआ क्योंकि उनमें क्या था? पॉजिटिव चार्ज था, उनमें धनावेश था, यानी कि पॉजिटिव चार्ज मौजूद था, तभी वो टकरा कर वापस आए। किस वजह से? रिपल्शन के कारण। रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण। अब ये प्रतिकर्षण या रिपल्शन क्या होता है? अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ में टकराएगा तो क्या होता है? रिपल्शन होता है। जैसे कि मैग्नेट है ना, देखें सेम रहेगा तो क्या होता है? वो टकराने के बाद में वापस आता है, दूर भागते हैं। और अपोजिट फोर्स होगा तो क्या होता है? अट्रैक्ट होते हैं। तो वैसे ही क्या है कि उन्होंने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि जो कण वापस लौट कर आए वो रिपल्शन के कारण वापस लौट कर आए, उनमें पॉजिटिव चार्ज होगा। ये दूसरा निष्कर्ष उन्होंने इसमें बताया। इसके बाद में इन्होंने इसमें से ही, इन प्रयोगों के द्वारा ही जो है उन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर में क्या मौजूद होता है? नाभिक मौजूद होता है। और वो जो नाभिक होता है ये परमाणु के तुलना में कितना होता है ये भी बताया। तो उसका जो वॉल्यूम है यानी कि आयतन है वो कितना होता है? तो नाभिक का आयतन अगर 10⁻⁻⁻15 है तो इसका 10⁻⁻10 है।
ऐसा उन्होंने बताया। तो ये जो निष्कर्ष है उन्होंने बताया। एक और निष्कर्ष उन्होंने बताया कि ये जो नाभिक और ये जो परमाणु है, ये जो नाभिक है उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स भी है ना, तो ये आपस में जो है स्थिर विद्युत बलों द्वारा जो है बंधे हुए हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, हो सकता है पेपर में पूछ ले कि ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन्स किस बल के द्वारा जो है आपस में बंधे हुए हैं, स्थिर विद्युत बलों द्वारा बंधे हुए हैं। इतनी जो है चीज़ें इस प्रयोग से निकल कर आई। अगले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है नील बोहर। तो क्या हुआ था, जैसे रुदरफोर्ड ने जो है अपना परमाणु संरचना का जो मतलब कि एटम का जो स्ट्रक्चर है उन्होंने जो पेश किया था, इसके बाद में उसमें भी कुछ कमियां निकल के आई। इन कमियों को दूर करते हुए 1913 में नील बोहर ने उनके साथ में ही काम करते हुए, किनके साथ में, रुदरफोर्ड के साथ में ही इन्होंने काम करते हुए जो है उनके मॉडल में जो कमियां थी उसको दूर किया और एक नया जो है परमाणु यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है इन्होंने अपना पेश किया। इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जिस कक्षा में घूमते हैं उसमें एक ऊर्जा समाई होती है, एक निश्चित ऊर्जा होती है, और हर ऑर्बिट की यानी कि हर एक कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो अलग अलग होती है। ये किसका मानना था? ये था नील बोहर का मानना। उसके बाद में आपको ये भी चीज़ याद रखना है कि उस ऑर्बिट को, हर एक ऑर्बिट को जो है इन्होंने एक नाम दिया। तो जो सबसे नाभिक के सबसे करीब जो ऑर्बिट था उसे नाम मिला के, उसके बाद वाले ऑर्बिट पे को नाम मिला एल, फिर एम और एन। इस तरीके से वो नाम दिया इन्होंने, किसको? कक्षा को। इसमें एक और चीज़ आपको याद रखना है, ये जो ऊर्जा समाई थी हर एक कक्षा में अलग अलग थी। जो नाभिक के सबसे करीबी ऑर्बिट था उसमें सबसे कम ऊर्जा समाई थी, ये आपको याद रखना है। और ऑर्बिट जो सबसे बाहर वाला था यानी कि सबसे दूर जो कक्षा बनी थी, गोला जो बना है, उसमें जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा समाई थी, ऐसा उनका मानना था। तो ये 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या कहा मैंने कि नाभिक के जो सबसे करीब यानी कि न्यूक्लियस के जो सबसे करीब वाला जो मतलब कि कक्षा है उसमें सबसे कम ऊर्जा है और सबसे दूर वाले में सबसे ज़्यादा कक्षा है। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको जो है जब मैं इसके बारे में बताऊँगा इलेक्ट्रॉन और फोटोन के बारे में, तब जो है आपको ये बातें ध्यान रखना पड़ेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन जो है एक कक्षा में यानी कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता है तो इसके अंदर में क्या थी कि एक ऊर्जा समा जाती थी। ठीक है, इसके अंदर में एक ऊर्जा समा जाती थी। ऊर्जा इसमें समाने के बाद में ये क्या हो जाता है? एक्साइट हो जाता है। मैं जो बोहर का सिद्धांत है वो बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें ऊर्जा समाने के बाद में ये क्या हो जाता है? एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होने के बाद में हम क्या करते हैं? उछलने लगते हैं ना। तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? उछलकर जो है क्या चले जाते हैं? अगली कक्षा में चले जाते हैं। तो उस अगली कक्षा में यानी कि जो पहली कक्षा थी यानी कि मान लेते लेवल 1, इन्होंने नाम भी दिया। हर एक कक्षा को जो है एनर्जी का जो मतलब कि उन्होंने रूप के तौर पर जो उसको नाम दिया, मतलब कि एनर्जी लेवल 1, 2, 3, 4 इस तरीके से एनर्जी लेवल के अनुसार उन्होंने नाम दिया। तो जैसे कि मतलब कि अगर पहली कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाएगा तो कौन से कक्षा में जाएगा? कौन से लेवल में चले जाएगा? दूसरे लेवल में पहुंच जाएगा। ठीक है, दूसरे लेवल में जो है ये पहुंचने के बाद में जो है वहाँ पर क्या हो जाएगा? इसके अंदर में जो एनर्जी थी वो धीरे धीरे करके क्या करेगा? बाहर फेंक देगा। ठीक है, वो बाहर फेंक देता है और उसके बाद में वापस उसी कक्षा में आ जाता है। जब ये एनर्जी जो है ये बाहर फेंकता है जो इसके अंदर में समाई हुई थी, उस एनर्जी को जो है याद रखना है वो एक लाइट के तौर पर बाहर फेंकता है, एक लाइट के तौर पर, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
वो एक तरह की क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। और वो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग ही जो है, प्रकाश को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग ही कहते हैं। तो एक तरह का प्रकाश जो है ये क्या करता है, बाहर फेंकता है, इमिट करता है। उस प्रकाश को जो है हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो ये था किसका सिद्धांत, नील बोहर। केंद्रीय बल कार्य करते रहता है किस पर, इलेक्ट्रॉन्स पर। और जब ये जो है इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि इनके अंदर में ऊर्जा समा जाती है या फिर ये अपने रास्ते से भटक जाते हैं, तो किस कक्षा में चले जाते हैं, अगले कक्षा में ये चले जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ। अब एक और पॉइंट जो है मैं बताना भूल गया था, उसी में जो है आपको ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको याद रखना है। जब मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड हो जाता है, यानी कि इसमें ऊर्जा समा जाती है और ये जो है अगली कक्षा में चले जाता है, तो जिस अगली कक्षा में ये जाएगा जिसमें मतलब कि ज़्यादा ऊर्जा रहती है, उस कक्षा में जब ये चले जाता है तो वहाँ पर जो है ये कितने सेकेंड के लिए ठहरता है, तो याद रखना है 10⁻⁸ सेकेंड तक ही वो उस कक्षा में रहता है। उसके बाद में वापस आ जाता है। वापस कब आता है ये भी आपको याद रखना है, जब ये ऊर्जा को बाहर फेंक देता है। और ऊर्जा को किस रूप में बाहर फेंकता है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग के तौर पर। यानी कि इसको हम चुंबकीय तरंग भी बोल सकते हैं। चुंबकीय तरंग ही है जो हमारी लाइट है। वैसे तो लाइट जो है ये क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो लाइट एक जो है मतलब कि प्रकाश को जो है ये बाहर फेंकता है, उसी को जो है हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब जो है किसका कहना था, नील बोहर का। ये नील बोहर का सिद्धांत था। क्वांटम संख्या ऐसी संख्या, इसका इस्तेमाल जो है हम किसके लिए करते हैं, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसकी ऊर्जा पता करने के लिए। इन संख्याओं का इस्तेमाल जो है हम किस तरह से करते हैं, उसकी कक्षा, उपकक्षा, कक्षक तथा किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो चक्रण की दिशा है उसका पता करने के लिए जो है हम क्वांटम संख्या का इस्तेमाल करते हैं। इसी को हम क्वांटम संख्या कहते हैं। जिसका हम इस्तेमाल करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। तो आपको जो है अभी जो हमारा मेन टॉपिक है जिस पर सवाल बनते हैं वो है कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो इसका एक फॉर्मूला है जिसको आपको इस्तेमाल करना है। और वो फार्मूला क्या है, 2n⁻⁴ जो है यहाँ पर स्क्वायर 2n⁻²। तो ये जो है इस फार्मूले का इस्तेमाल करके जो है हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि किस ऑर्बिट में या किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम। अब जैसे कि कोश K है जिसमें n की वैल्यू 1 है, तो हम जो है वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, 2n⁻²। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो पहले कोश में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 × 1 का स्क्वायर, यानी कि कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। वैसे फिर आप जो है बाकी के भी निकाल सकते हो, 2n⁻², 2 × 2⁻², यानी कि कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 8। यानी कि दूसरे कोश में जो है कितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8। इसके बाद में तीसरे इसमें कितने हो जाएंगे, 2 × 3 का स्क्वायर, यानी कि इसमें हो जाएंगे 9 × 2 18, है ना। उसके बाद में 2 × 4 का स्क्वायर, यानी कि 16, ये हो जाएंगे 32। तो आपको कभी कभी पूछ लेता है सवाल में कि पहले कोश में यानी कि कोश में जो है कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे अधिकतम, 2। L में कितने रहेंगे, 8, M में 18 और N में 32।
तो इस तरीके से जो है पेपर में ज़्यादातर सवाल जो इसी पर पूछे गए हैं। अब मान लीजिए कि कभी आपको ऐसा सवाल आ गया कि किसी तत्व के परमाणु संख्या जो है 9 दी है, तो उसमें कितने कक्ष है या कितने शेल होंगे, तो इसको आप कैसे पता करेंगे, कैसे निकालेंगे। एक और चीज़ आपको पहले तो मैं जो है परमाणु संख्या के बारे में बता दूँ, इसके बारे में जो है डिटेल में थोड़ा सा जो है कुछ सेकंड के बाद में, कुछ मिनटों के बाद में पढ़ेंगे। पहले समझ लेते सवाल को, ठीक है। तो जो पहला मतलब कि कक्षा होती है, ऑर्बिट होता है पहला, उसके बाद में दूसरा ऑर्बिट होता है। तो पहले ऑर्बिट में हमेशा क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो दूसरा होता है, दूसरे ऑर्बिट में कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो पहले ऑर्बिट में कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, ठीक है, 2 रहेंगे। और उसके बाद वाले ऑर्बिट में 8 रहते हैं। तो इस तरीके से आप काउंट करते चले जाओ। आपको कितने बनाने हैं, 9। तो यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहाँ पर देखो, अभी ये पूरा डिपेंडेंट है किस पर, परमाणु संख्या का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। जितनी संख्या प्रोटॉन की होती है उतनी ही संख्या क्या होती है किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की होती है, ये समान होता है। तो जैसे अभी यहाँ पर जो है 9 मतलब कि क्या है, हमको बोला है इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि 2 तो मतलब कि आगे लगा देंगे और अगले इसमें कितने आ जाएंगे, 7, है ना। तो 2 और 7 कितने हो जाएंगे, टोटल 9, इस तरीके से। और अगर 10 बोला होता तो क्या होता, तो यहाँ पर कितने ऑर्बिट बनते, यहाँ पर अभी हमारे पास कितने ऑर्बिट बने, कितने शेल बने, पहला और ये दूसरा, 2 ही बने। उसके बाद में अगर 10 होता तो कितने बनते, पहले वाले में 2 आते, उसके बाद वाले में 8 आते। तो 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है। 2 से पहले इसमें 2 से ज़्यादा नहीं रहेंगे, दूसरे इसमें 8 से ज़्यादा नहीं रहेंगे, तीसरे वाले में कितने से ज़्यादा नहीं रहेंगे, 18 से ज़्यादा नहीं होंगे, और चौथा जो ऑर्बिट रहेगा उसमें 32 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर भी 2 ही बनेंगे अगर 10 बोला होता। और अगर 11 बोला तो कितने रहेंगे, फिर क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो 8 से ज़्यादा नहीं ले सकते इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 1 लगा देंगे। तो ये कितने हो गए, 2, 8 और ये 1, टोटल हो गए 11। यानी कितने शेल बने, 1, 2, 3 ऑर्बिट या 3 शेल बनेंगे। तो इस तरीके से भी सवाल आपको पूछ लेता है। तो इसके बारे में भी अभी हम देख लेते हैं, परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु भार क्या होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला है, परमाणु संख्या का मतलब होता है किसी भी परमाणु के अंदर में जो नाभिक होता है, उस नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या को जो है हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। इसे जो है एटॉमिक नंबर कहते हैं और इसे Z से डिनोट करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर तो आपको याद रखना है प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, परमाणु संख्या। और जो द्रव्यमान संख्या होती है उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों से जो मिलकर बनता है उसी को जो है हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला रहेगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। और अगर सिर्फ परमाणु की संख्या पूछा है तो याद रखना है सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या को इंग्लिश में मास नंबर भी कहते हैं, जिसे A से डिनोट करते हैं। तो आपको जो है इसका इस्तेमाल करके कुछ सवाल भी अभी सॉल्व करने हैं। जो परमाणु क्रमांक है और द्रव्यमान संख्या, इसके बारे में जो है हम आगे में और विस्तार में पढ़ेंगे जब हम एक अलग समस्थानिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। समस्थानिक जो है छूट गया है, उसको आगे में देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सबसे पहले जैसे कि कोई परमाणु क्रमांक है किसी संख्या का, आपको दिया है 13, तो इसको जो है हम कैसे लिखेंगे,
2 पहले ऑर्बिट में 2, उसके बाद में 8 और फिर 3। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी से जो है हम बाकी 2 चीज़ों को भी समझेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पूछा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको करने के लिए बोला तो आपको इस तरीके से उसमें बनाना है। अगर आप ये समझ गए हो कि पहले इसमें 2 है, दूसरे इसमें 8 है, फिर 18, जब ये मैं समझा दिया है तो आपको ये तैयार करना आ जाएगा, इतना मुश्किल है नहीं। पहले में हमेशा 2 ही रहेंगे। उसके बाद में संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि यही से जो है अच्छे से हम इसको समझेंगे। जो पहला ऑर्बिट रहता है उसमें अधिकतर जो है कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। उसके बाद में 8। अगर मान लीजिए कभी जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कोई और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि 4 है, 5 है, 6 है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2/2, 2/3 और 2 और ये 4 हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। तो और अगर 3 है तो 2 और 1। तो आपको याद रखना है ये जो भी मतलब के जिसके भी मतलब के सेकेंड ऑर्बिट में, है ना, यहाँ पर उसको अगर 8 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाते तो वो स्टेबल रहता है। मतलब कि जैसे कि उसको कितना, जैसे कि किसी को भूख लगती है, हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, तब तक खाते जब तक कि हमारा पेट नहीं भर जाता। वैसा ही यहाँ पर है। इस ऑर्बिट में ज़्यादातर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 8 रख सकता है। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, वो ले सकता है। अगर उसके पास में कुछ कमी है तो वो दूसरे से जो है क्या करेगा? उतने इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसी को जो है हम क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब कि अगर हमारे पास में एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि यहाँ पर एक ज़्यादा का इसके पास में, है ना, इसमें देखा जाए तो एक ज़्यादा हो गया, नहीं तो फिर ये क्या हो जाता? 2 रहते तो ये क्या हो जाता? इसका पेट भरा रहता, ये इसको और चाहिए नहीं होता, है ना। इसके पास में अब 2 ज़्यादा के हो गए, इसके पास में 3, और 2 और 4 जो होता है ना, ये लगभग जो है क्या होता है, इसको हम खैर इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। जिनके पास में 1, 2, 3 अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा के रहेंगे उनको हम कहते हैं धातु, ठीक है, यानी कि मेटल। और इसको हम इसको तो हम मेटल कहते हैं। और इसको जो है, 1 मिनट, तो जैसे मैंने अभी इसको बताया धातु यानी कि मेटल, और जिसमें 4 रहेंगे उसको हम कहेंगे उपधातु। और जो मतलब के जिनमें जैसे कि अभी 2, 5 हो गया, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 6, और 9 है तो 2, 7। तो इनको जो है यहाँ पर ऑक्टेट यानी कि स्टेबल होने के लिए क्या है, पूरी मतलब कि इसका जो पेट भरना है, इनको तो कितने चाहिए? इनको अपना पेट भरने के लिए इसको तो 3 चाहिए, है ना, और इसको 2 चाहिए, इसको 1 चाहिए। तो इसको जो है हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं इनको, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है इनको हम कहेंगे अधातु यानी कि नॉन मेटल। अधातु वो होते हैं जिनको मतलब कि ज़रूरत है कम और वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है, अगर यहाँ पर इसकी ज़रूरत देखा जाए तो कितनी है? 7, 2, 1। यहाँ पर कितने होने चाहिए? दूसरे ऑर्बिट में 8 होने चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये उतने इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता, इसीलिए क्या कर देता है? डोनेट कर देता है या फिर दे देता है। तो इसीलिए क्या है, इनको हम किस में रखते हैं? धातु। जो देने का काम करेंगे उनको हम धातु बोलेंगे, और जो लेने का काम करेंगे उनको अधातु बोलेंगे। इतना बस आपको याद रखना है। तो इसको जो है हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जितनी इलेक्ट्रॉन वो लेने का काम करेंगे या देने का काम करेंगे उसी को हम कहते हैं संयोजकता यानी कि वैलेंसी।
अगर आपको संयोजकता पूछा है, जैसे कि इसका यहाँ पर कितने चाहिए, इसको 1 चाहिए, 1 की ज़रूरत है, तो इसकी संयोजकता हो जाएंगी 1। यहाँ पर इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो इसकी संयोजकता हो जाएंगी 2। यहाँ पर 3, यहाँ पर हो जाएंगी इसकी संयोजकता कितनी, ये देने का काम कर रहा है तो ये 3 दे रहा है, इसीलिए इसकी संयोजकता रहेंगी 3। तो इस तरीके से जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बीच का डिफरेंस जो है आपको समझ में आ गया होगा।